क्या शुरुआत करते हैं। टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये टीजीटी कमीशन 2019 को जो पेपर हुआ था 11 मई को, ये वो है और उस पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किस इनमें से किस संस्था के जो थे वो संस्थापक थे। ठीक है ना, तो किस संस्था के संस्थापक सदस्य थे ये पूछा गया है आपसे। ठीक है ना, तो देखो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना एम एन रॉय ने करी थी। किसने करी थी? एम एन रॉय ने करी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। किसने बनाया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है ना, और इन्होंने करी थी, याद रखिएगा, समाजवादी पार्टी की स्थापना। ठीक है ना, समाजवादी पार्टी। तो इसका आंसर क्या है? एक मिनट में, नहीं, समाजवादी पार्टी की स्थापना भी भाई इन्होंने नहीं की थी, इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी, है ना, स्वराज पार्टी की। तो समाजवादी स्वराजवादी पार्टी, क्या ये आंसर हो सकता है इसका? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या है आपका? नन ऑफ दीस। ठीक है ना, नन ऑफ दीस। स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी भाई इन दोनों लोगों ने, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। किस पार्टी की स्थापना करी थी इन्होंने? स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी आपके ऑप्शन में नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या टिक करना है आपने? नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी निम्न में से किसने मुलाकात करी थी गांधी जी से? तो देखिए, गांधी जी दो लोगों के कहने पर भारत आए थे। एक थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कंसीडर्ड किया जाता है। ठीक है ना, और 1912 में, याद रखिएगा, गांधी जी से आकर के मिले थे। और दूसरे थे सी एफ एंड्रयूज। ठीक है ना, दूसरे व्यक्ति थे चार्ल्स रिवर एंड्रयूज। तो ये दो व्यक्ति थे जिनके कहने पर गांधी जी भारत आए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेकंड का, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि साइमन कमीशन का गठन किसके पुनर्निरीक्षण के लिए किया गया था? तो साइमन कमीशन की अगर बात करें तो साइमन कमीशन का जो मेन मकसद था वो किस चीज के लिए था? भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और आगे की सुधार के लिए। ठीक है ना, आगे के सुधार के लिए, तो फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंचा था। ठीक है ना, जिसके अध्यक्ष साइमन थे, और लाहौर पहुंचा था, याद रखिएगा, जहां पर इसका बाइकआउट भी किया गया था। और ये भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए आया था। किस लिए आया था भारत में? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो संसदीय लोकतंत्र के लिए, याद रखिएगा, ये लाया गया था। तो भारत में संसदीय लोकतंत्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बाबर का जन्म, याद रखिएगा, 14 फेब 1483 को हुआ था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और कहा हुआ था? तो फरगना में हुआ था, फरगना उज्बेकिस्तान में, याद रखिएगा। ठीक है ना, फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म। तो अशोक ने किसके कहने पर जो है, किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को प्रभावित किया था, जिसके कहने पर अशोक ने बौद्ध धर्म भी अपना लिया था बाद में? ठीक है ना, तो उपगुप्त के कहने पर। तो इसका आंसर क्या? उपगुप्त। अब ऑप्शन ए है विष्णुगुप्त, ब्रह्मगुप्त, भृगुप्त। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि उसने, याद रखेगा, उपगुप्त के कहने पर जो है ऐसा किया था। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम या असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम जो था स्वामी दयानंद सरस्वती का, वो क्या था? वो था, याद रखिएगा, मूल शंकर। तो स्वामी दयानंद जी का असली नाम क्या था भाई? मूल शंकर, याद रखिएगा। क्या नाम था इनका असली नाम? मूल शंकर। तो अभी शंकर, गौरी शंकर, दया शंकर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर आ जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग जी, सुखविंदर कौर जी, वेरी गुड मॉर्निंग।
क्वेश्चन नंबर सेवंथ, नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था है? तो नहीं, संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। सांविधिक निकाय है यानी कि स्टैट्यूटोरी बॉडी है? तो नहीं, पार्लियामेंट से कोई एक्ट भी पास करके नहीं बनाया गया। सलाहनीय निकाय बिल्कुल, भारत सरकार का थिंक टैंक है। क्या कहा जाता है इसको? भारत सरकार का थिंक टैंक है, याद रखिएगा ये। तो बिल्कुल एक सलाहनीय निकाय है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं? तो भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं। तो एक बताया गया है नेशनल, आर्टिकल 352 में, ठीक है ना। एक बताया गया स्टेट, जिसको 356 में, और एक बताया गया फाइनेंशियल, जिसको बताया गया 360 में, आर्टिकल 360 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत का उच्चतम न्यायालय संघ न्यायालय के रूप में कार्य करता है जब है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट एज अ संघ न्यायालय फेडरल कोर्ट के रूप में काम करता है जब, याद रखिएगा, वो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को सोल्व करता है, अंतरराज्यीय विवादों को, ठीक है ना। तो आपको पता है ना, ये अंतरराज्यीय विवादों को सॉल्व करना, ये याद रखेगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या है, ओरिजिनल मूल क्षेत्राधिकार है, ठीक है ना। और जब वो अंतरराज्यीय विवादों को सॉल्व करता है तो उसको क्या कहते हैं? फेडरल कोर्ट कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कावेरी नदी को के जल विवाद को लेकर के 3 राज्यों के बीच में मारकाट मची रहती है, तो उसी के लिए इस तरह के डिस्प्यूट्स को कौन सॉल्व करता है? तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। और उसे उस समय क्या कहा जाता है? फेडरल कोर्ट। और ये सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है। वेरी गुड मॉर्निंग जी कविता जी, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कहा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य परिषद का गठन या विघटन हो सकता है? तो आर्टिकल 169 में, याद रखिएगा, बताया गया है राज्य परिषद का गठन या विघटन, याद रखिएगा। तो संसद राज्य परिषद का गठन भी कर सकती है और विघटन भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो सबसे बड़ी कमेटी जो है वो एस्टीमेट कमेटी या प्राक्कलन समिति या आकलन समिति, ठीक है ना। तो एस्टीमेट कमेटी जो है वो, याद रखिएगा, बिगेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है और इसमें कुल 30 सदस्य हैं। कितने सदस्य होते हैं? कुल 30 मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है लोकसभा के कार्य व्यवहार संचालन के लिए गणपूर्ति क्या है? कॉरम ऑफ पार्लियामेंट पूछा गया है, क्योंकि 100 सब क्लॉज सी में बताया गया है, आर्टिकल 100 सब क्लॉज सी में, ठीक है ना। तो 1/10 कितना है? 1/10 है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति भैया अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को सौंपते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। अगला है उपमन्यु दत्त, जिसका नाम हाल ही में समाचारों में था, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा उपमन्यु दत्त जो है, इसका संबंध जो है ये सेलिंग से है, यानी कि नौचालन से। तो आंसर ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एशियाई देश ने स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स 2019 की मेजबानी करी थी? तो ये याद रखिएगा किसने करी थी? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओबीसी के लिए 27% जो आरक्षण कोटा है वो अभी स्वीकृत किया गया है, ठीक है ना। तो किसने किया गया है? याद रखिएगा, इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का है ऑप्शन डी, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 याद रखिएगा, पुस्तक टाइगर वुमेन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक, याद रखिएगा, शीर्षो बंदोपाध्याय है। कौन है? शीर्षो बंदोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व के सबसे अधिक उम्र के जीवित व्यक्ति के रूप में हाल ही में किसका नाम आधिकारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अंकित हुआ है? तो याद रखिएगा, ये करंट के क्वेश्चन है उसी समय के, अभी तो इनका कोई प्रभाव नहीं है। तो टेनाका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है रोम अध्यादेश, इसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख था, निम्न में से किस संगठन से संबंध रखता है? तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर क्या है? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया भारत के द्वारा हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन के
प्रमुख के तौर पर किसे मनोनीत किया गया? तो इसका आंसर है रमेश चंद। हालांकि अभी ये आंसर नहीं है क्योंकि ये उस समय के करंट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, याद रखिएगा। निम्न में से किस देश ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ एशियन राइनो 2019 पर हस्ताक्षर किए थे? तो मलेशिया ने, भूटान ने, इंडोनेशिया, उस समय इन सभी ने हस्ताक्षर किए थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो ये उस समय के करंट के, यहाँ भी इनका कोई इंपैक्ट नहीं है, ठीक है, इस समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इस किस देश ने हाल ही में नाटो सहमति समझौता हस्ताक्षरित किया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 22 का। तो ऑप्शन सी है मैकेडोनिया, ठीक है ना, मैकेडोनिया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 इज किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में नाभिकीय आयुधों पर संपूर्ण प्रतिबंध का आह्वान किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है रेड क्रॉस ने। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 24 भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश के साथ सिविल सर्वेंट्स को प्रशिक्षण देने की संधि हस्ताक्षरित की है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 25 इज किस भारतीय इतिहासकार ने वर्ष 2019 का डॉन डेविड पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है, याद रखिएगा, संजय सुब्रमण्यम ने। किसने जीता है? संजय सुब्रमण्यम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा शहर सर्वप्रथम लवासिया मानवाधिकार सम्मेलन 2019 का आयोजन स्थल रहा? तो इसका आंसर क्या है भाई? तो इसका आंसर है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है ना, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से किन औषधियों की ऑनलाइन लाइसेंसिंग के लिए ई औषधि पोर्टल हाल ही में आरंभ किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? आयुर्वेद के लिए भी, यूनानी मेडिसिन के लिए भी, और सिद्धा मेडिसिन के लिए भी। तो इन सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019 के लिए अशोक चक्र अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा नजीर अहमद वानी को, ठीक है ना, नजीर अहमद वानी को याद रखिएगा प्रदान किया गया। तो ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, देखो कितने जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो रीजनिंग के आएंगे। तो अभी मैं आंसर बता दूंगा आपको, और जब मैं, अब रीजनिंग तो हमारी स्टार्ट हो ही चुकी है, तो रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो वहां मैं आपको ये सॉल्व भी करवा दूंगा, ठीक है, जैसे जैसे होते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है उस संख्या का चयन कीजिए जो XM AE 16 VTNG और यहाँ की स्थान पर क्या आएगा, ये खाली स्थान पर। तो इसका आंसर जो है वो क्या है क्वेश्चन नंबर 29 का? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, याद रखिएगा 18। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है? तो निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या है? नेत्र, नासिका, कर्ण, ठीक है ना, तो इसका नाम है वेस्टिबुलर, ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि ये सब सेंसरी ऑर्गन्स है। नेत्र, नोज और कर्ण, कान यानी कि, ठीक है, ये सारे क्या है? हमारे सेंसरी ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। 31 का आंसर क्या है? बस आंसर देखो, 31 का आंसर जो है ऑप्शन बी है, याद रखिएगा। 32 का आंसर क्या है? 32 का आंसर ऑप्शन सी 226 है। 33 का आंसर क्या है? तो याद रखिएगा 33 का आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, U21। 34 का आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी है, 52। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर अगर पूछा जाए तो क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, भतीजा है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए है, 10 किलोमीटर। क्या है? 10 किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37। तो आ जाओ जरा हिमाचल जीके पे, अब आ जाओ जरा क्वेश्चंस पे, ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन पूछा गया रूपीन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? भाई घाटियां अभी करी है हमने, मतलब 5-7 दिन हुए होंगे घाटियों को, ज्यादा टाइम थोड़ी है, एक 10-15 दिन पहले हमने ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, हमने रूपीन घाटी सब पढ़ा है, ठीक है ना। तो रूपा घाटी, रूपीन घाटी कहाँ पर है? ये किन्नौर जिले में है भाई। कहाँ पर है? किन्नौर जिले में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा स्थान जगत की राजधानी था? हाँ, तो भाई, तो जगत की राजधानी था, जगत राजधानी रहा किस स्थान की? तो कुलुत रियासत की राजधानी था भाई जगत, ठीक है ना। तो जगत जो था वो किसकी राजधानी था? कुलुत की, याद रखिएगा।
कुलुत रियासत की राजधानी था। वही मंडी नहीं हो सकता, त्रिगर्त कांगड़ा है और सुकेत मंडी है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 39 है, कहलूरिया वंश किस राजवंश से संबंधित थे? ठीक है ना। तो कहलूरिया, कहलूरिया कौन थे भाई? बताओ जल्दी से। कहलूर जो था वो बिलासपुर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई? बिलासपुर की बात हो रही है, अगर हम कहलूर की बात करते हैं, ठीक है। तो कहलूर का मतलब, कहलूर का वो देखो ब्यासपुर था, कहलूर का बिलासपुर का ही पुराना नाम क्या था? कहलूर था। तो अगर बात करें कहलूरिया जो थे वो किस राजवंश से संबंधित थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई आपका? तो कहलूर वंश जो था वो कहां से आया था? तो इस रियासत की नींव जो है वैसे तो बीरचंद ने 697 में करी थी, है ना, कहलूर रियासत की स्थापना। तो ये जो थे ना, ये मध्य प्रदेश से आए थे, बुंदेलखंड से, ठीक है ना। और चंदेल राजपूत थे, ठीक है। तो बिलासपुर के जो कहलूरिया राजवंश था वो चंदेल राजपूत थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या थे? चंदेल राजपूत। तो ये लोग याद रखिएगा चंदेल राजपूत थे। तो यहाँ पे राणा लिखा हुआ, ठाकुर लिखा हुआ, वर्धन लिखा हुआ, इसका मतलब इसमें से कोई आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। तो राणा नहीं थे, ठाकुर नहीं थे, वर्धन नहीं थे, चंदेल थे। क्या थे? चंदेल राजपूत थे। राणा भी राजपूत होते हैं, ठाकुर भी राजपूत होते हैं, वर्धन भी राजपूत होते हैं, लेकिन चंदेल राजपूत थे। तो तीनों में से कोई आंसर नहीं है, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, बनेर नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है भाई? तो बनेर नदी तो आप जानते हैं भाई, किसकी सहायक नदी है? ब्यास की। क्वेश्चन नंबर 41, ये लिखवाया हुआ है आपको रिवर्स में सारा। टुंडा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो भाई चंबा में है टुंडा, ठीक है ना। टुंडा कहां पर है? चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र हिमाचल प्रदेश राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल आवर्तित करता है? तो मध्य पर्वतीय, उच्च पर्वतीय, शिवालिक पर्वतीय, या ठंडा शुष्क क्षेत्र? तो देखो मध्य पर्वतीय क्षेत्र, क्या आंसर आएगा इसका? मध्य पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन ए, मिड हिल जोन, ठीक है ना। मिड हिल जोन में हिमाचल प्रदेश ज्यादा है। देखो शिवालिक्स में ज्यादा नहीं है, शिवालिक्स में आपका उन्ना आ जाता है शिवालिक हिल्स में, सिरमौर जिले का पोंटा साहिब आ जाता है शिवालिक हिल्स में, ठीक है ना। और फिर बाकी तो आपके धौलाधार वगैरह मिडिल हिमालयाज में ही आते हैं। धौलाधार हो गया, पीर पंजाल हो गया, ठीक है ना। इनमें ही मैक्सिमम हिमाचल प्रदेश जो है जलवायु का क्षेत्र जो है वो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43, सिसु हाइड्रोलिक परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो जो सिसु हाइड्रोलिक परियोजना है वो याद रखेगा हिमाचल प्रदेश की इनमें से किसी भी नदी पर नहीं, ठीक है ना, इनमें से किसी भी नदी पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो इसका भी आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 है, हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अवसंरचना संरचना विकास निगम लिमिटेड का निगमन कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन किस वर्ष हुआ था? तो 1999 में, 1999 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा चर्च को चंबा के किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो वही चर्च मैंने करवाए हुए हैं आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? राजा श्याम सिंह, ठीक है ना। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, सुजानपुर टिहरा के ऐतिहासिक चौकान में कौन सा मंदिर अवस्थित है? तो याद रखेगा यहाँ पर मुरली मनोहर मंदिर, ठीक है ना। तो सुजानपुर टिहरा के चौकान में याद रखेगा मुरली मनोहर मंदिर स्थित है, याद रखेगा मुरली मनोहर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 48 याद रखिएगा, कौन सा गांव लाहौल का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? तो लाहौल के प्रवेश द्वार के रूप में याद रखिएगा कोकसर को कहा जाता है, कोकसर को। क्वेश्चन नंबर 49 है, दंद्रास एक परंपरागत नृत्य, हमने पढ़ा है अभी अभी 2 दिन पहले ही, हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो दंडरास याद रखिएगा कि एक गद्दी जनजाति का, और लिखवाया हुआ है आपको ये क्वेश्चन, उठा के अपने नोट्स चेक कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, हिमालयन आर्ट बुक वॉज रिटन बाय, तो इस किताब के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इस किताब के जो लेखक हैं वो हैं जे सी फ्रैंक, याद रखिएगा। तो जे सी फ्रैंक ने याद रखिएगा ये किताब, ये पुस्तक जो है वो लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उत्सव पिक्चर्स का उत्सव कहा जाता है?
तो किस उत्सव को या कौन से उत्सव को पिक्चर्स का उत्सव कहा जाता है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चैत्रोल। ठीक है ना, क्या है? तो कौन सा चित्रों का उत्सव है? तो चैत्रोल। तो चित्र से ही चैत्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भाई ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होना चाहिए। तो न्यायमूर्ति M H बेग। ठीक है ना, M H बेग याद रखिएगा। जस्टिस न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग। क्या बोलते हैं इनको? हमीदुल्ला बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर सबसे निम्न है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। आधुनिक दर्शन शास्त्र की शुरुआत होती है? तो आधुनिक दर्शन शास्त्र की शुरुआत होती है देकार्त से, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्राइमरी ग्रुप इज प्राथमिक समूह है समजातीय समूह, सम समूह, कक्षा कक्ष समूह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है सम समूह, ऑप्शन बी, पीयर ग्रुप जिसे आप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक तत्व सामाजिक परिवर्तन में रुकावट है? तो परिणामवादी दृष्टिकोण, अभिजात्य, गरीबी या सोच विचार? तो इसका आंसर क्या है? गरीबी। तो ये आपकी साइकोलॉजी का सेक्शन चल रहा भाई। ठीक है, तो आंसर मैं करवा रहा आपको। लैंग्वेज प्ले रोल इन, तो भाषा भूमिका निभाती है तो पहचान में। ठीक है ना, किस चीज में? पहचान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पर अरविंद के विचार महत्व देते हैं? किसको देते हैं? धर्म को। किसको देते हैं? धर्म को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद गठित की गई 1958 में? किस चीज में की गई? 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने माइंड मैपिंग की अवधारणा को विकसित किया? तो किसने किया था? टोनी बुजान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बोधात्मक दक्षता का घटक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या है? आज्ञा पालन, मतलब बाकी सभी हैं। प्रभावी संप्रेषण भी है, समस्या समाधान भी है, परिज्ञान भी है, सिर्फ आज्ञा पालन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, परिपरीक्षा अधिगम किसके विकास में सहायक है? तो इसका आंसर है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य धारानुकरण समाविष्ट है तो विशिष्ट शिक्षा में, शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 64 इज, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी आयोग के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है सेडलर कमीशन। सॉरी, 64 क्वेश्चन पढ़ रहे ना। विशेषताओं को प्रभावित करने का अभिलक्षण यह है कि वे अवलोकन किए जाते हैं। ठीक है ना, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 65 पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी आयोग के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है सेडलर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो अधिगम निम्न के बनने की ओर अग्रसर करता है, याद रखिएगा, अभिवृत्ति के। किस चीज के? अभिवृत्ति के, याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना मद्रास में किस वर्ष की गई थी? तो 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक की मुख्य चिंता शिक्षण प्रक्रिया के बारे में होती है बजाय कि उसके गोल्स पर्पसेस? तो यही आंसर आएगा, बोथ ए एंड बी। तो गोल्स पर्पस दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है? तो अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है? तो इसका आंसर है परिवार। ठीक है ना। नेक्स्ट है, किसने यह कहा कि शिक्षा का वास्तविक आधार मानव मस्तिष्क का अध्ययन है? तो ये शब्द किसने कहे थे? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर तो अरविंदो घोष ने। किसने कहे थे? ये अरविंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71,
हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संपर्क निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी से रहे थे? तो याद रखिएगा, रोम को छोड़ करके सभी से रहे थे। ईरान के साथ भी थे भाई, बिल्कुल थे। ईरान के रास्ते ही तो आर्य आए थे, और ईरान में वैदिक देवी देवताओं का नाम भी मिलता है। मेसोपोटामिया के साथ उनका व्यापार चलता था। अफगानिस्तान में भी मैंने आपको पढ़ाया है, उनका व्यापार चलता था। तो सिर्फ रोम के साथ नहीं हुए थे, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है ना? तो रोम को छोड़कर सभी से थे उनके, ठीक है ना। अफगानिस्तान से भी व्यापार चलता था, मेसोपोटामिया और ईरान से भी। क्वेश्चन नंबर 72 है, मानव के सार्थक प्रगति दर्ज की है? तो पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, या ताम्र पाषाण काल में? तो देखो, इसका आंसर की में तो आंसर मध्य पाषाण काल दे रखा, लेकिन इसका आंसर होना नव पाषाण चाहिए। ठीक है ना? पता नहीं आंसर की रिवाइव हुई थी या नहीं हुई थी। हालांकि आंसर की में ऑप्शन सी दिया हुआ है इसका आंसर, लेकिन होना नव पाषाण चाहिए। ठीक है ना? आधुनिक आविष्कार यहीं पर आया था सबसे ज्यादा। ठीक है, पहिया इसी युग में आया था, नव पाषाण में। क्वेश्चन नंबर 73, गिरिव्रज प्रारंभिक राजधानी थी? तो काशी की। काशी ने कभी गिरिव्रज पर शासन नहीं किया, वज्जी ने नहीं किया, सिर्फ मगध की। मगध की राजधानी थी गिरिव्रज स्टार्टिंग में, उसके बाद पाटलिपुत्र होगी थी। ठीक है ना? मगध की भी राजधानी। तो गिरिव्रज या राजगृह याद रखिएगा, ये मगध की प्राचीन राजधानी थी। बाद में मगध ने भी अपनी राजधानी ट्रांसफर कर लिया था, किसको? पाटलिपुत्र को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किसने मौर्यों को क्षत्रियों के रूप में संदर्भित किया है? तो मौर्यों को क्षत्रिय किसने कहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो किसने कहा है? दिव्यवदन ने। दिव्यवदन ने। देखो, अर्थशास्त्र ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी और चाणक्य ने इसमें राजनीति विज्ञान के बारे में बताया है। अच्छा, विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस में सेना के बारे में बताया गया है। ठीक है ना? अच्छा, जो ग्रीक लेख थे, ग्रीक यूनानी लेखक थे, उन्होंने भी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में बताया है। ठीक है ना? तो बौद्ध धर्म के बारे में किसने बताया? दिव्यवदन ने, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 75, अशोक के शिलालेख सामान्य तौर पर अवस्थित थे? तो पर्वतों के समीप, राजमार्गों के समीप, बंदरगाह नगरों के समीप, या सार्वजनिक स्थलों के? तो सार्वजनिक स्थलों पर है भाई, याद रखिएगा। ठीक है ना? बंदरगाहों के समीप नहीं है, राजमार्गों के समीप नहीं है, ना पर्वतों के पास है। तो सार्वजनिक स्थलों के पास है भाई, सारे के सारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, कुषाणों के सिक्के प्रभावित थे किससे? तो कुषाणों के सिक्के, याद रखिएगा, पर्शियन कॉइन से, फारसी सिक्कों से प्रभावित थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल ने किस क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी है? तो वास्तुकला में, चित्रकला में, मूर्तिकला में, या टेराकोटा के क्षेत्र में? तो देखो, वास्तुकला का स्वर्णिम काल जो था वो शाहजहां का था। किसका था? शाहजहां का। चित्रकला का स्वर्णिम काल जो था वो जहांगीर का था। और मूर्तिकला का जो स्वर्णिम काल था वो किसका था? वो याद रखेगा, गुप्त साम्राज्य का था। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा चोल शासक मदुरई कोंडा के नाम से भी जाना जाता है? तो मदुरई कोंडा, याद रखिएगा, परांतक प्रथम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? परांतक फर्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्न में से कौन इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित हुआ था? तो याद रखिएगा, रामानुज जो था, नहीं, नामदेव। नामदेव जो था वो इस्लाम से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था इन चारों में से। नेक्स्ट है, फुतूहत फिरोज शाही किसने लिखी थी? तो फुतूहत फिरोज शाही, ये याद रखिएगा, किसने लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी, याद रखिएगा। आंसर की में इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक आया था, लेकिन ये आंसर नहीं है इसका। ठीक है, बाद में रिवाइव जरूर हुआ होगा ये। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतूहत फिरोज शाही, याद रखिएगा, खुद लिखी थी। खुद लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने चौगे से सम्मानित किया था? तो याद रखिएगा, बलबन। बलबन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में मालाबार पहुंचने वाले पहले विदेशी व्यापारी कौन थे? तो वही सबको ही पता है, पहले विदेशी व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे, पोर्चुगीज थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन निरस्त किया था, किसने किया था भाई? तो 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था, किसके? लॉर्ड हार्डिंगे के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंगे के द्वारा 1911 1911। 1905 में विभाजन हुआ था और 1911 में विभाजन रद्द हो गया था। तो विभाजन हुआ 1905 में था और 11 में विभाजन रद्द। और 1911 में वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंगे थे यार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। गांधी जी ने कितने अनुयायी दांडी कूच के लिए चुने थे? तो गांधी जी के साथ 78 लोग, याद रखिएगा, दांडी यात्रा पर गए थे, 78 लोग। ठीक है ना? 12 मार्च को 1930 को गांधी जी ने यात्रा शुरू करी थी और 6 अप्रैल को गांधी जी, याद रखिएगा, 1930 को साबरमती पहुंच गए थे दांडी कूच के लिए। क्वेश्चन नंबर 85 इज, लंदन में पहला गोद सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालन हो सकता है, कंडक्शन। तो कंडक्शन याद रखिएगा किस में होता है? केवल ठोस में होता है। और ये जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? अब बताऊंगा फिजिक्स में, जब साइंस पढ़ा रहा हूं ना अभी, तो फिजिक्स में पढ़ाऊंगा आपको। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक के लिए निम्न में से क्या सबसे उपयुक्त है? स्टील, निकल, चांदी या सॉफ्ट आयरन? तो बिल्कुल सॉफ्ट आयरन आएगा। क्वेश्चन नंबर 88, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम, सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य हाइड्रोजन बम है, सन। और सन में कौन सी रिएक्शन होती है? नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। और नाभिकीय विखंडन अगर पूछा जाए तो एटम बॉम्ब में। तो हाइड्रोजन बॉम्ब में नाभिकीय संलयन और एटम बॉम्ब में नाभिकीय विखंडन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, दिल्ली के किस सुल्तान को, अच्छा ये तो हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 थी, वॉशिंग सोडा इज केमिकली। तो धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा मतलब धावन सोडा भी बोलते हैं इसको, या धोने का सोडा, रासायनिक रूप में क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो नहीं है, इसका है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है ना, डॉट 5H2, ठीक है ना। चलो Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। और ये मैंने लिखवाया हुआ है आपको केमिस्ट्री में, जब सोडियम करवाया था उसके साथ, ठीक है, मेटल नॉन मेटल वाले टॉपिक में देख लेना, करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रबड़ है? तो आइसोप्रीन रबड़ को याद रखिएगा प्राकृतिक रबड़ कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको ना रबड़ वाले टॉपिक में कराया है भाई, ठीक है ना। रबड़ वाले टॉपिक में क्या, पॉलीमर्स वाले, बहुलक वाला जो टॉपिक कराया था, पॉलीमर वाले टॉपिक में मैंने आपको रबड़ कराई थी और वहीं पे मैंने आपको आइसोप्रीन रबड़ को बताया था कि ये प्राकृतिक रबड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, जेट वायुयान में प्रयुक्त ईंधन है। तो जेट वायुयान में प्रयुक्त ईंधन डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन या अल्कोहल? तो इसका आंसर है कैरोसिन, याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन, ठीक है ना। फिशरीज का मतलब होता है मत्स्य पालन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 93, रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन, याद रखिएगा, वो हार्मोन है जो हमारे रक्त में शुगर की या शर्करा की या ग्लूकोज की मात्रा पर नियंत्रण बनाए रखता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 94 इज, दर्द शामक औषधियां कहलाती हैं। तो प्लेन रिलीविंग ड्रग्स, देखो एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है जो बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ती है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। एनेस्थीसिया का यूज होता है, याद रखिएगा, व्यक्ति को क्या करने के लिए? बेहोश करने के लिए, एनेस्थीसिया, ठीक है ना। तो ये भी आंसर नहीं होगा, पेन रिलीविंग की बात हो रही है। सल्फा कंपाउंड, तो ये भी आंसर नहीं है, सल्फा से अंदर कोई भी व्यक्ति जो है वो बेहोश नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो पेन रिलीविंग के लिए एनाल्जेसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिस। तो इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, पेपर इज अ प्रोडक्ट ऑफ। तो पेपर किससे बनता है? देखो प्रोटीन से नहीं बन सकता पेपर, ठीक है ना, स्टार्च से नहीं बनता पेपर, ठीक है, पेक्टीन से नहीं बनता। पेपर बनता है सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज, ठीक है ना, सेल्यूलोज। देखो
पेड़ जो होता है ना, पेड़ वो इसी सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, और पेड़ पत्तों से ही, पेड़ों से ही क्या बनते हैं, आपका कागज बनता है, तो सेल्यूलोज आंसर। ग्रेनाइट एक रूप है, तो ग्रेनाइट एक चट्टान का रूप है, तो आपको पता ही होगा, और मैंने चट्टानों वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो चट्टानों वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कराया गया है। तो कौन सी चट्टान होती है ग्रेनाइट, आपकी आग्नेय चट्टान भाई। आग्नेय चट्टान, 3 प्रकार की मैंने आपको चट्टानें करवाई थी, ठीक है ना, तो उनमें से आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। फियोर्ड तट सामान्यतः होते हैं, तो फियोर्ड तट याद रखिएगा, नॉर्वे के तटों को कहा जाता है, ठीक है ना। तो नॉर्वे पे जो कोस्टल एरियाज है उनको क्या कहा जाता है, फियोर्ड कोस्ट, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है नेक्स्ट आपका। पूछा गया है कि मॉनसून हवाएं किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो मॉनसून हवाएं जो हैं वो किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, तो प्लेनेटरी विंड्स, लोकल विंड्स, या पीरियोडिक विंड्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, बताओ क्या आंसर होगा। मॉनसूनी विंड्स। देखो मॉनसून की जो पवनें होती हैं वो आपको पता है, मॉनसूनी पवनें, मैंने आपको बनाया था पूरा पूरा विंड्स का सिस्टम कराया था, ठीक है ना। ये 0 डिग्री होता है, ये 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 और ये, ठीक है ना। तो देखो प्लेनेटरी विंड्स जो भूमंडलीय पवनें होती हैं, जिसमें आपकी व्यापारिक पवनें आती हैं, तो प्लेनेटरी विंड्स में आपका क्या क्या आता है, अगर मैं बात करूं प्लेनेटरी विंड्स में आपका क्या क्या आता है भाई। एक तो आपकी व्यापारिक पवनें आती हैं, ट्रेड विंड्स, ठीक है ना। ट्रेड विंड्स के बाद आपकी कौन सी आती है व्यापारिक पवनों के बाद, आपकी पोलर विंड्स आती हैं, और आपकी वेस्टर्लीज पछुआ पवनें आती हैं, ठीक है ना, वेस्टर्लीज आती हैं। तो भाई इसका आंसर पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपसे मॉनसून ही पूछा हुआ, ट्रेड पोलर और वेस्टर्लीज नहीं होती। लोकल विंड्स आपने पढ़ रखी, चिनूक होगी, ठीक है ना, आपका सांटा होगी जो कैलिफोर्निया में चलती है, ठीक है ना, सिमूम होगी, लू होगी, ये होती है लोकल विंड्स, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर इसका क्या आएगा, पीरियोडिक विंड्स, याद रखिएगा, पीरियोडिक विंड्स, तो ये भी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। मैंने इसका आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 98 मैंने आपको पूरा समझा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव टू फ्रॉम, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गतिमान होते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात वही बहुत अच्छे से पढ़ा रखा। आंसर क्या है इसका, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। ना पता हो तो आप चक्रवात वाला टॉपिक उठा लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। सपाट शीर्ष वाले सामुद्रिक उभार कहलाते हैं, तो फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स आर नोन एज, ठीक है, शोल्स, रीफ्स, बैंक्स, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, ठीक है ना, नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसी संरचनाएं आपसे बहुत पूछी जाती हैं। तो वैसे अगर इसका आंसर पूछा जाए ना कि फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स को कहा क्या जाता है, तो इनको याद रखिएगा, गुयोट्स, या फिर याद रखिएगा टेबल माउंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेबल माउंट्स, तो गुयोट्स या फिर टेबल माउंट्स कहा जाता है। तो अब इसमें तो आंसर है नहीं इन दोनों में से कोई भी, तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। निम्न में से कौन सी समुद्री धारा हिंद महासागर में आती है। तो समुद्री धारा कहा है, लेब्राडोर, अगुलहास धारा, कैनरी की धारा, या एंटीलीज धारा। तो इसका आंसर है अगुलहास की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। निम्न में से कौन सी मृदा काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। देखो काली मिट्टी को ना याद रखिएगा, लेटराइट तो अलग है, काली अलग है, प्रेरी भी मृदा नहीं आएगी, टुंड्रा भी नहीं आएगी, तो काली मिट्टी को याद रखिएगा सेरनोजम वर्ग में रखा जाता है। काली मिट्टी को याद रखिएगा कौन से वर्ग में, तो सेरनोजम वर्ग में, तो यही आपका आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। निम्न में से क्या मरुस्थलीय वनों का लक्षण है। तो मरुस्थलीय वनों में याद रखिएगा नुकीली पत्तियां होती हैं, पानी की कमी के कारण जो पत्ते होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो नुकीले कांटों में बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो पानी की कमी की वजह से जो पत्ते होते हैं
वो कांटों में, याद रखिएगा, क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। शक्कर मिलें होती हैं, शुगर मिल्स। तो पहला ऑप्शन है आपका कि कच्चे माल पर, ठीक है ना, पावर यानी कि बिजली पर आधारित, मतलब ऊर्जा पर आधारित नहीं, ऊर्जा पर तो सोलर प्लांट्स आधारित होते हैं। मार्केट बेस्ड नहीं, लेबर पे, श्रम पे थोड़ा बहुत आश्रित हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन मुख्यतः किस पे, कच्चे माल पे, गन्ने पे। मेन तो कच्चा माल चाहिए ना शुगर बनाने के लिए, गन्ना चाहिए, ठीक है ना, कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल पर बेस्ड है, ठीक है ना। शुगर मिल किस पर आधारित है, कच्चे माल पर। जब तक कच्चा माल, शुगर मतलब गन्ना नहीं आएगा, तब तक आप चीनी नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल भारत के साथ ही अन्य देश से सीमा की साझेदारी करता है, तो चाइना। देखो याद रखिएगा कि नेपाल को बफर कंट्री कहा जाता है। नेपाल को क्या कहा जाता है, भारत और चीन के बीच का बफर देश। तो नेपाल को भारत और चीन के बीच का बफर देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बफर देश। बफर देश का मतलब होता है दो देशों के भी, बड़े देशों के बीच में एक छोटा देश। तो चीन और भारत के बीच का बफर देश क्या है, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज अनाईमुडी पीक लोकेटेड। तो अनाईमुडी पीक कहाँ है, सह्याद्री, पूर्वी घाट, नीलगिरी या पलानी। तो इसका आंसर क्या है, अनाईमुडी पीक की अगर बात की जाए तो अनाईमुडी पीक कहाँ पर स्थित है आपकी, बताओ जरा एक बार इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो। तो याद रखिएगा कि ये जो है ना, हाई वेस्टर्न घाट्स में, पश्चिमी घाट में स्थित है। तो जो अनाईमुडी पीक है ना, ये पश्चिमी घाट में स्थित है। और देखो पश्चिमी घाट में तो ईस्टर्न घाट इसका आंसर नहीं हो सकता, पलानी अलग रेंज है, आंसर नहीं हो सकता। नीलगिरी जो है ना, ये पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ने का काम करता है, तो ये भी आंसर नहीं होता। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो बस यही टिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, और कुछ आप टिक नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 107। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है, तो विजयवाड़ा याद रखेगा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना भाई दामोदर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, याद रखिएगा। तो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में निम्न में से किस रूप में भारत को व्याख्यात किया जाता है। तो भारत को एकात्मक नहीं कहा जाता, संघात्मक नहीं कहा जाता, महासंघ भी नहीं कहा जाता। भारत को कोसी फेडरल कहा जाता है, अर्ध संघात्मक। क्या कहा जाता है भारत को, अर्ध संघात्मक, कोसी फेडरल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं। तो भारत के संविधान में याद रखिएगा, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज पूछा जाए कितनी है, तो भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज एट प्रेजेंट 11 है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी, ठीक है ना। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। भाई डी को भी पूरी प्राथमिकता देके चलनी है आपने, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि डी तो आंसर होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 113। लोकसभा में स्पीकर का मत क्या कहलाता है। तो स्पीकर का मत निर्णायक मत कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्णायक मत कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संविधान में निम्न पर महाभियोग लाने का प्रावधान नहीं है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखो महाभियोग का मतलब होता है जिस व्यक्ति को संसद की एक प्रक्रिया से हटाया जाए, उसे कहते हैं महाभियोग चलाना। तो राष्ट्रपति को भी संसद से हटाया जाता है, तो मतलब महाभियोग चलता है। मुख्य न्यायाधीश को भी संसद हटाती है, तो महाभियोग चलता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी संसद हटाती है, तो महाभियोग चलता है। तो राज्यपाल, राज्यपाल को राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जब मर्जी हटा सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने अपनाया था। तो पंचायती राज को सबसे पहले अपनाने वाला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश तो ऑप्शन में तो है नहीं,
तो इसलिए आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352 में, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, तो यहाँ पर मेंशन ही नहीं है 352, यानी कि आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के चुनावों में मतदान का अधिकार। तो मतदान का अधिकार याद रखेगा एक लीगल राइट है, क्या है, एक कानूनी अधिकार है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था, तो इसका आंसर है इन नन ऑफ दीज, क्योंकि 1992 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश आ गई भाई, बताओ। ही केम बिफोर द अपॉइंटमेंट टाइम, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज बिफोर इन द सेंटेंस? तो बिफोर आपको पता ही है क्या है, प्रेपोजिशन है, क्या है बिफोर, याद रखिएगा प्रेपोजिशन, ठीक है। और मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है आपको प्रेपोजिशन वाले टॉपिक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 इज, द न्यूज दैट ही इज डेड इज फॉल्स, द क्लॉज इन इटैलिक्स इज, तो कौन सा क्लॉज है ये, नाउन क्लॉज है, याद रखिएगा। द न्यूज, शुरुआत किससे हुई, न्यूज से। तो न्यूज क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल नाउन, क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये एक क्या है, एक नाउन क्लॉज है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ व्हेन वन इज अलोन इज, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, तो ये है सोलिलोकी, ठीक है ना, सोलिलोकाए, सोलिलोकाए, द स्पीच मेड टू वन सेल्फ व्हेन वन इज अलोन। क्वेश्चन नंबर 122, द सिनोनिम इरूडाइट, भाई इरूडाइट करवाया हुआ है सिनोनिम, उठा के देखो, इरूडाइट कहते हैं विद्वान को, इट मींस स्कॉलर, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम, विपरीत शब्द पूछा हुआ है आपसे चास्टे का, ये भी करवाया आपको वर्ड, देख लो आप अपने नोट्स में और आपके जो पीडीएफ सेंड करी है, और सारे सॉल्व करवाए हैं। तो चास्टे का एंटोनिम, तो चास्टे का मतलब क्या होता है, रिफाइंड यानी कि प्योर, तो इसका मतलब होता है रिफाइंड, क्या होता है इसका मीनिंग, रिफाइंड यानी कि प्योर, शुद्ध। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनरिफाइंड, क्योंकि एंटोनिम पूछा है ना विपरीत शब्द, तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है, ही गोज टू हिज ऑफिस डैश 7:30, ठीक है ना। तो क्या आएगा इसके लिए, प्रेपोजिशन लगानी है आपने। हम्म तो देखो आंसर की में तो इसका आंसर ऑन दिया हुआ है, लेकिन ऑन नहीं होगा, इसका आंसर एट होगा, मे बी आंसर की रिवाइव हुई होगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125, नो सूनर, नो सूनर का कंजंक्शन पेयर होता है, आपको पता है, ठीक है ना। नो सूनर का कंजंक्शन पेयर क्या होता है, देन, क्या होता है नो सूनर का कंजंक्शन पेयर, देन, याद है कंजंक्शन पेयर, पेयर्स करवाए थे मैंने आपको सारे, तो करना ही कुछ नहीं है भाई, नो सूनर का कंजंक्शन पेयर देन है, बाकियों की तरफ तो देखना ही नहीं है, वेन भी नहीं होगा, देन भी नहीं होगा, और एंड भी नहीं होगा, ये वाला देन होगा। और एक भी याद रखना है, एक ये भी देन होता है ऑप्शन बी में, लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर है डी वाला, THAN, ठीक है, THAN। क्वेश्चन नंबर 126 इज, माई आईसाइट इज बैड, तो कहा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना। तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, आपने इसमें नेगेटिव बनाना है, ठीक है ना, नेगेटिव बनाना है। तो माई आई साइट इज नॉट बैड, तो नॉट बैड ये तो नहीं आएगा, ठीक है। अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेक्स्ट टाइम माई आई साइट इज नॉट गुड, बिल्कुल यही बनेगा। आपने इसी सेंटेंस को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है और नेगेटिव बनाना है। तो आप सिंपल सा इसमें नॉट लगा के नहीं बनाओगे इसको नेगेटिव, इसी को ट्रांसफॉर्म करोगे। यही सेंटेंस का मीनिंग निकलना चाहिए कि मेरी जो आई साइड है वो क्या है, वो बैड है, यही ट्रांसफॉर्म का मतलब यही है कि आपको इसी उसमें सेंस में रखना है और नॉट का भी यूज करना है। तो मैं लिख सकता हूं मेरी आई साइट अच्छी नहीं है, इसका मतलब बैड है, तो दोनों एक जैसे बन गए, ठीक है ना, और ट्रांसफॉर्म भी हो गया और नेगेटिव भी बन गया नॉट लगने से। अब अच्छी नहीं है तो इसका मतलब बुरी है, तो सेम आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, नन ऑफ, देखो नन ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, ठीक है ना, नीदर ऑफ, नन ऑफ, इनके बाद मैंने आपको बता रखा नाउन प्रोनाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, और वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आएगी सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब ढूंढो और कुछ नहीं करना। हैव प्लूरल है, ये आंसर नहीं होगा, वर्ब प्लूरल है, ये भी आंसर नहीं होगा, आर प्लूरल है, ये भी आंसर नहीं होगा, वॉज सिंगुलर है, तो यही आंसर आ गया आपका। तो ईच ऑफ
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक याद करो, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ। इनके बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब ढूंढ रही थी और एक मात्र ऑप्शन किसमें है, डी ऑप्शन। बताओ इससे आसान क्वेश्चन पेपर क्या हो गया, सारी इंग्लिश कराई भी आ रही है आपको, 2020 का सॉल्व किया था उसमें भी सारी कराई भी आई थी, और जो आज 2019 का कर रहे हैं उसमें भी कराई भी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन पूछा गया फोर अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम, तो मुहावरा दिया गया आपको, बताना है। आई हैव नो ट्रक विद डेथ, तो क्या आएगा इस मुहावरे का अर्थ क्या है, टू हैव नो डीलिंग विद, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, हैड, देखो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको रूल नंबर 2 देख लेना उठा के, यही है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब कंडीशनल में हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो अगले क्लॉज में क्या आता है, सब्जेक्ट वुड हैव V3, क्या आता है, सब्जेक्ट वुड हैव V3। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई क्वेश्चन नंबर 129 का, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, वुड हैव V3, ठीक है ना, वुड हैव V3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, शी obliges मी फॉर द हेल्प, द करेक्ट पैसिव वॉइस, तो ये है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो कुछ नहीं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ढूंढना है आपने, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ढूंढना है इस क्वेश्चन में आपने, फॉर द हेल्प लास्ट में रखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। शी obliged मी आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट V1 प्लस S प्लस ऑब्जेक्ट, तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, आई, तो मी को करना है आपने आई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इज एम आर का यूज करते हैं, तो आई के साथ एम आएगा, और एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देख लो कहां पे मिल रहा है आपको, एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑप्शन बी और सी दो में मिल रही है, तो आई एम ओबिलाइज्ड टू हर, तो शी के लिए हर आ जाएगा बिल्कुल, टू हर, तो यही आंसर है ऑप्शन बी, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड साइकोफेंट, ट्रांसक्रिप्शन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ये मैं आपको इंग्लिश में एक दिन एक क्लास लूंगा और ये आपको करने सिखाऊंगा ट्रांसक्रिप्शन एक दिन, ठीक है ना, एक क्लास लेके पेपर से पहले करा दूंगा, ठीक है, मेरे को याद करा देना बस, ठीक है, इंग्लिश की क्लासेस अभी चल नहीं रही ना, तो मेरे को एक बार याद करा देना आप कि सर आपने ये वाला टॉपिक कराने के लिए बोला था, क्योंकि 2020 में भी ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चन आया था, 2019 में भी आया था, और 2018 का नेक्स्ट वीक कराऊंगा उसमें भी क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से, ठीक है, तो ये वाला टॉपिक 35-40 मिनट का है, मैं आपको करा दूंगा, लेकिन आपने मेरे को याद कराना है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 इज, क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, बताओ किस पार्ट में एरर है, रोहित टोल्ड हिज टीचर दैट ही वाज एब्सेंट द प्रीवियस डे, क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें कहां पर एरर है, देखो याद रखना आपने, तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी। देखो वॉज के बाद या तो वर्ब की आएगी क्या, थर्ड फॉर्म, या फिर V1 प्लस ING आएगा, ठीक है ना, तो बस यही मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है, तो या तो V1 प्लस ING एब्सेंटिंग आएगा या एब्सेंटेड आएगा, तो एब्सेंटेड आएगा यहाँ पे, मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच विल बी, तो डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो इसका आएगा ऑप्शन डी, द टीचर सजेस्टेड, सेट टू चेंज हो जाएगा, सेट टू द स्टूडेंट्स, सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट लगाएंगे, लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन, ठीक है ना, तो दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन, ठीक है, ठीक है, ये लेटेस्ट वाला आपको करवाया हुआ है, आप चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134, इट रेन, इट के बाद रेन लगाना आपने, व्हेन माय ब्रदर वेंट टू द मार्केट,
तो इट हैड बीन रेनिंग, इट विल बी रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, या इट वॉज रेनिंग? तो व्हेन माय ब्रदर वेंट टू द मार्केट, तो जब मेरा भाई जो था वो मार्केट गया हुआ था, तब बारिश हो रही थी, है ना? तो बारिश हो रही थी, तो क्या आएगा यहाँ पे? देखो हैज तो आ नहीं सकता, इसको तो हटा दो पहले ही, ठीक है ना? विल बी रेनिंग नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। पास्ट के साथ, ठीक है, पास्ट के साथ आपका फ्यूचर तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना? अब बचा हैड बीन रेनिंग या वॉज रेनिंग, ठीक है? तो इट हैड बीन नहीं होता, या तो इट के साथ इज आता है या फिर वॉज आता है, ठीक है ना? तो इट वॉज रेनिंग, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, ठीक है ना? तो इनमें से बताना है कौन सी स्पेलिंग सही है इन चारों में से। तो पहली स्पेलिंग जो है वो सही है, बाकी सब की सब क्या है, गलत है, ठीक है? तो पहली स्पेलिंग है जो कि सही है। तो अगर मैं बात करूं किस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लाइसियोन, इसका मतलब होता है मेल जोल, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है, मेल जोल, संपर्क, संबंध, रिलेशन, कॉन्टेक्ट, ठीक है ना? कनेक्शन, लिंक, मेल जोल या संबंध। क्वेश्चन नंबर 136 है आपका, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मतलब तीन सेंटेंस गलत होंगे, एक ही सही होगा, तो वही एक बताना है आपने, करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है ही बॉट एन यूनिक वॉच यस्टरडे। देखो पहली बात है यूनिक, यूनिक में इस वर्ड जो है ना यूनिक, इस यूनिक को जब मैं बोलता हूं तो य की साउंड आती है यूनिक, और हमें एन लगाने के लिए वोवल साउंड चाहिए, अ उ ई, ये साउंड साउंड चाहिए। या यू तो लग रहा लेकिन ऊ की साउंड नहीं आ रही, य की साउंड आ रही, तो इसलिए यहाँ पे ए लगेगा ना कि एन, तो ये तो हो गया गलत। क्वेश्चन नंबर बी की बात करूं, हिज ब्रदर इज अ डीएसपी, तो डीएसपी एंड हिज सिस्टर इज अ एसपी। तो बता दो मैं, डीएसपी एक बहुत प्रभावशाली रैंक है और एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो इसके साथ आर्टिकल ए नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, आर्टिकल द का यूज होगा डीएसपी और एसपी के साथ। तो हिज ब्रदर इज द डीएसपी, द आएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सी, तो ये भी गलत है। द इंजर्ड पर्सन आर टेकन टू द हॉस्पिटल। भाई पर्सन जो है ना, ये वर्ड जो है पर्सन, ये ऑलरेडी व्यक्ति है ना। द इंजर्ड पर्सन वर टेकन टू द हॉस्पिटल। टेकन टू, टेकन टू, टेकन टू द हॉस्पिटल लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा भाई, यहाँ पे नहीं आएगा, टेकन टू हॉस्पिटल आएगा, टू प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम नाउन लिखते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे आर्टिकल द नहीं आएगा। बाकी अब तीन गलत है हमारे, तो चौथा तो हमारा सही होना ही है, ठीक है ना? तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, नो डाउट शी इज एन एंजल, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। तो फिगर ऑफ स्पीच पूछिए आपसे तो क्या आएगा, मेटाफर, ऑप्शन सी। कराऊंगा मैं टॉपिक आपको, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 138 इज करेक्ट सब्सक्रिप्शन इन अ लेटर टू मदर विल बी।
करेक्ट सब्सक्रिप्शन इन अ लेटर टू मदर विल बी योर्स ओबीडियंटली नहीं आ सकता, अफेक्शनेटली भी नहीं आएगा, लविंग आएगा ना, मदर, मदर के लिए क्या आएगा, योर्स लविंग, ठीक है ना, ऑप्शन बी। अब हिंदी है, शुद्ध शब्द छांटना, तो कृतघ्न का शुद्ध शब्द बताना है, तो कौन सा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 140, नी उपसर्ग किस शब्द में है, निबंध में, निरोग में, निर्वाह में, या फिर निश्चल में, तो किसमें है, निबंध में, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। 141, लिखाई शब्द में प्रत्यय क्या है, तो लिखाई शब्द में प्रत्यय जो है वो क्या है, आई। क्वेश्चन नंबर 142, देशभक्ति शब्द में समास है, तो भाई देश के लिए भक्ति याद करो, करवा रखा आपको, कौन सा है, तत्पुरुष समास, ये सब लिखवा रखे आप। क्वेश्चन नंबर 143, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो क्या है, वैष्णवर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, अल्प का विलोम शब्द कौन सा है, तो अल्प का मतलब होता है बहुत कम या छोटा, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा इसका, अति। अल्प का मतलब होता है शॉर्ट। शक्ति का उपासक कहलाता है, तो शक्ति का उपासक याद रखेगा शाक्त होता है। काम आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है भाई, मार देना, सावधान होना, युद्ध में मरना, उपयुक्त होना, तो इसका आंसर है युद्ध में मरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुर्मी शब्द का संधि विच्छेद, भाई करा हुआ है आपके नोट्स में, मेंशन है, ये शब्द मेंशन है एज इट इज, तो ऑप्शन बी, लघु जमा उर्मी। दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है, तो दिगंबर शब्द में भाई स्वंजन संधि है, व्यंजन शब्दी, और ये भी लिखवा रखा है आपको। क्वेश्चन है, यदि परिश्रम नहीं करोगे तो पछताना पड़ेगा, कैसा वाक्य है, तो ये भी लिखवा रखा भाई आपको, अभी तो करवा रहा था वाक्य, कल और परसों 2 दिन, क्या आएगा, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य, ठीक है ना, मिश्रित या फिर मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 150, प्रत्यय शब्द में उपसर्ग है, तो क्या है, प्रति। ई प्रत्यय किस शब्द में है, तो याद रखिएगा त्यागी में। लिखाई में आई है प्रत्यय, सुनवाई में भी आई है, ठीक है ना, तो आंसर है त्यागी में है ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152, उन्नतावाद वन वनत शब्द में समास है, तो उन्नता वनत, तो जिस शब्द में भाई एक शब्द से पहले उसी का आधा शब्द आ जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, द्वंद्व समास, ठीक है ना, द्वंद्व समास, याद करो भाई, समास हो चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपका ठीक होना चाहिए। 10 किलो दूध में कौन सा विशेषण है, 10 किलो, तो किसको बता रहा है ये, किस चीज को डिनोट कर रहा भाई ये, परिमाण को, तो ऑप्शन सी। तत्सम शब्द कौन सा है, यानी कि संस्कृत का शब्द देखना है आपने कौन सा है, तो कौन सा है, त्वरित, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेमेल शब्द का चयन कीजिए, अंतर, प्रकार, भेद या फर्क। हम्म, अंतर, भेद, फर्क, ये तो एक जैसे शब्द है ना, तो प्रकार है, ये अलग शब्द, बेमेल शब्द। कोयला शब्द का पर्यायवाची नहीं है, मतलब 3 शब्द पर्यायवाची होंगे, एक नहीं होंगे, तो इसका आंसर है पक्षीराज। बाकी ये श्यामा, परभृत, वसंत दूत, ये सब कोयला शब्द के पर्यायवाची है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मधुर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो मधुर शब्द की भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा, माधुर्य, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 158 इज, धन शब्द का विशेषण बनता है, तो धन शब्द का जो विशेषण है, याद रखिएगा, वो क्या है, वो है धान्य, तो धन शब्द का विशेषण धान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेबैक पद्धति में माना जाता है कि पूरा रोकड़ अंतर प्रवाह पुनर्निवेश किया जाता है, ताकि परिणाम स्वरूप निम्न के बराबर प्रतिसाद मिले, तो इसका आंसर क्या है, आंतरिक प्रतिसाद दर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अभी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160, ध्यान से पढ़ने आपने। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 87A के अंतर्गत 2500 की कर कटौती वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मान्य है, यदि कर या आय है। देखो, 2017-18 में टैक्स जो था वो 3 लाख से उन ऊपर की इनकम पे लगता था, लेकिन आज 12 लाख तक एग्जम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है ना, तो उस समय का आंसर जो था वो कितना था,
वो 3,50,000 रुपए था, याद रखिएगा। लेकिन अभी आंसर ये नहीं हो सकता, मैं आपको बता दूं। 5 लाख तक तो आज की डेट में आपने वैसे ही कुछ नहीं देना है। अगर 12 लाख से कमाते हैं तो फिर आपने 5 से 7 लाख रुपए पर टैक्स पे करना है, ठीक है ना। वो मैंने आपको समझाया था जब मैंने आपको टॉपिक कराया था बजट का। पढ़ लेना आज दोबारा अगर नहीं पढ़ा होगा तो। बजट जो 2024 का मैंने बजट कराया है 25-26 का, उसमें मैंने लिखवाया है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 161 इज 1 बीटा इक्वल टू 1.2 इंडिकेट दैट रिस्क इज। तो 1.2 के बराबर बीटा सूचित करता है कि जोखिम कितना है। तो इसका आंसर है बाजार स्तर से ऊपर है, ठीक है ना, अबव द मार्केट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सशक्त ब्रांड ब्रांड में होना चाहिए। तो एक सशक्त ब्रांड, एक पावरफुल ब्रांड में क्या होना चाहिए? लॉयल्टी होनी चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, या ब्रांड क्षमता इक्विटी होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना, एक मजबूत ब्रांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाफ पोजीशन में एक विक्रय प्रबंधक को अधिकार है, सेल मैनेजर इन स्टाफ पोजीशन हैव अथॉरिटी टू। तो क्या है इसका आंसर? सलाह देने तथा अनुशंसा करने का, ठीक है। नेक्स्ट है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट भाई सर्विस ट्रेवल के लिए होता है, आय के लिए होता है, स्थानांतरण के लिए होता है, तो सभी चीजें होती हैं करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में अगर आप पैसा जमा कराते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सेविंग बैंक अकाउंट में आप पैसा जमा कराओगे तो सब कुछ मिलेगा। करंट अकाउंट जो खुलवाया जाता है वो आपकी फाइनेंस की और बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स के लिए, याद रखिएगा, खुलवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165th इज लेटर ऑफ क्रेडिट इज प्रेजेंटेड बाय। लेटर ऑफ क्रेडिट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो याद रखिएगा आयातकर्ता, इंपोर्टर, इंपोर्ट जो करता है, ठीक है ना। मान लो मेरे पास एक कंपनी है, ए कंपनी, ये अमेरिका से कुछ इंपोर्ट कर रही है, कुछ पोर्ट कर रही है। तो मैं बदले में इनको क्या दूंगा? लेटर ऑफ क्रेडिट दूंगा। क्या दूंगा? लेटर ऑफ क्रेडिट। जो आपका सामान आया है वो उसका लिए लेटर ऑफ क्रेडिट। तो क्वेश्चन नंबर 166, समकों की पंक्तियों में तथा स्तंभों में प्रणालीगत व्यवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है? तो टेबल कहलाती है, ठीक है ना। कोई रो और कॉलम पूछा हुआ आपसे, रो और कॉलम किसको कहते हैं भाई? ठीक है ना, रो और कॉलम कुछ इस तरह बनते हैं आपके, रो कॉलम, ये रो और कॉलम बनते हैं, ठीक है ना। तो कॉलम्स, ये क्या बन गया आपका? एक टेबल बन गया। क्या बन गया ये? एक टेबल बन गया, एक तालिका बन गई। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 आकलों अवलोकनों का प्रसरण 4 है, यदि प्रत्येक अवलोकन में 9 बढ़ाया जाए तो परिणामी अवलोकन का प्रसरण कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्या? 4, याद रखिएगा, आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका आंसर है सरोजनी नायडू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री पे आ जाएंगे। एंशिएंट तो हमारी लगभग लगभग खत्म है, ठीक है, और अब हम मॉडर्न करेंगे, तो मॉडर्न में मैं सब करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। बिंदुसार ने अशोक को निम्न विद्रोह के दमन के लिए भेजा था। तो बिंदुसार ने अपने बेटे को, अशोक को, तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए। और ये क्वेश्चन मैंने कराया आपको, तो उठा लेना, चंद्रगुप्त मौर्य वाला, ठीक है ना। तो बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, और तक्षशिला में जो था वो शासक था सुसीम, याद रखिएगा। तो सुसीम से वो विद्रोह नहीं दबा पाया था, तो फिर अशोक गया था और अशोक ने उस विद्रोह को दबाया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वासी वे प्राचीनतम लोग थे जिन्होंने उत्पादन किया था जौ का, मोहरों का, कांसे के उपकरण का। तो जौ का, मोहरों का, मोहरे मिली हैं भाई हड़प्पा से, लेकिन प्राचीनतम तो नहीं है ना। जौ तो पाषाण काल में भी मिला है। कांसे के उपकरण हड़प्पा नहीं, चैल्कोलिथिक एज में आए थे। तो भाई ना तो कांसा आएगा, ना मोहरे आएंगी, ना जौ आएगा, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। जौ भी आपकी पाषाण काल में फसल उगाने का काम चल पड़ा था, ठीक है ना, बिल्कुल चल पड़ा था, जौ उगाई गई थी पाषाण काल में, ठीक है ना। हाँ हाँ, हड़प्पा में भी थे, लेकिन ये प्राचीनतम लोग नहीं थे। हड़प्पा वासियों ने सब कुछ किया था, मोहरे भी बनाई थी, कांसे का उपकरण का भी प्रयोग किया था, जौ का भी प्रयोग किया था, लेकिन ये प्राचीनतम नहीं थे। भाई प्राचीनतम लोग तो इस काम को करने वाले कौन थे? पाषाण काल के लोग। हड़प्पा वासी थोड़ी थे प्राचीनतम, इनसे पहले हो चुका था ये काम। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। वाह भाई, आपका क्वेश्चन पेपर भी हो गया सॉल्व, पता भी नहीं चला। 10 बजे हमने शुरू किया था, 1 घंटा लगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, आंसर की भी डिस्कस करी।
नेक्स्ट वीक हम लोग पढ़ेंगे 2017 का कमीशन पेपर। देखो 2017, 18, 19, 20, 18 का, सॉरी 18 का करेंगे। 19 का कर लिया ना हमने, 19 का हमारा हो गया, 2020 का पेपर हमारा हो गया, 19-20 का हो गया। अब 2018 का करेंगे, ठीक है ना। किसका करेंगे? 2018 का, याद रखिएगा। तो अब करेंगे 2018 का, याद रखिएगा। तो मेहनत करो भाई, बस इतना ही बोलता हूँ, मेहनत करो, मेहनत करो और सिलेक्शन दो भाई, ठीक है ना। सिलेक्शन लेना है अपने हर सारे स्टूडेंट्स ने इस बार भाई। आपको बैच में ऐसा दे रहा, आपको सिलेक्शन जरूर दिलवाएगा अगर आप ईमानदारी से पढ़ के जाएंगे। मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, आप भी ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है। सिलेक्शन जरूर मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। तो बस आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह आपसे साइंस की क्लास में, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सबको जय हिंद, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।